हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग चैप्टर 4 पढ़े हैं 8 का फिजिक्स। चैप्टर 4 8 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग, आईसीएसई बोर्ड का एनर्जी। ठीक है, तो अभी देखो एनर्जी क्या होता है जी, बताइए। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ना। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ना, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो पहले वर्क के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्क क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, पोजीशन चेंज हो गया, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया ना एक्स, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका अगर मैं डिफिनेशन बताऊं तो क्या जी, वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मूव इट, इफ नो मोशन टेक प्लेस नो वर्क टू बी डन। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिख लो, वर्क का, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स applied on a body moves it। ठीक है, तो अगर बॉडी मूव करेगा तो बोलेंगे कि काम कर रहा है वो, ठीक है। अगर नहीं मूव कर रहा है तो नो वर्क। इफ नो मोशन टेक्स प्लेस नो वर्क, no work is said to be done, ठीक है। इसको हम लोग वर्क बोलते हैं। समझाना है, याद क्लियर है? तो पर्सन डज नो वर्क इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन और नो मोशन इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करो, मान लो ये बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है किसान, तो इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बोर्ड इधर का इधर ही है, तो वर्क डन नहीं हो रहा है ना, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये अपना पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो नो वर्क डन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इफ अ पर्सन डज नो वर्क इफ देयर इज नो चेंज in position or no motion even after application of force। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं है जी। ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर इसका शेप साइज चेंज होगा तो ये वर्क हो रहा है किसान। ये पेन को अगर मैं तोड़ दूंगा तो वर्क होगा, समझा ना। अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन, शेप साइज, तो नो वर्क डन। समझा? तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वर्क इज ऑल्सो डन बाय अ फोर्स इफ force applied on a body changes its size or shape। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू बी वर्क डन। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द कंडीशन यू केम टू नो दैट वर्क इज डन, तो ये दो कंडीशंस होते हैं। तो ये लिख लो, टू
conditions must be fulfilled for work to be done. तो फर्स्ट क्या है, फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, तो फोर्स मस्ट एक्ट ऑन बॉडी, ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्स बॉडी के ऊपर काम करेगा तब समझेंगे कि काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस चेंज इन पोजीशन, तो अगर पोजीशन चेंज होगा तो भी बोल सकते हैं वर्क डन हो रहा है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब कैसे पढ़ते हैं, दैट इज पढ़ते हैं, दैट इज मोशन ऑफ बॉडी और चेंज इन साइज और शेप ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी कितना काम होगा तो उसको बोलेंगे अमाउंट। तो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, it depends on two factors. Sorry. It depends on two factors, ठीक है। तो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। दूसरा क्या है, द डिस्टेंस moved by body in direction of force, ठीक है। यहाँ तक देखो, फिर आगे ऊपर डिफिनेशन बताता हूँ वर्क का, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो डिफिनेशन ऑफ वर्क, डिफिनेशन ऑफ ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन बॉडी इज सेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस मूव्ड। तो लिख लो, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू product of force applied and distance moved by body in direction of force, ठीक है। तो इसका आपका ये डिफिनेशन हो गया। तो इसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। तो इसको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ देख लो, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ F, पोजीशन A से मूव करेगा पोजीशन B पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस कवर किया है D, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू D, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी तुम लोग लिखो मत। अभी वर्क का अगर यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो आंसर न्यूटन मीटर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी दूसरा यूनिट मैं बताऊंगा। तो साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग न्यूटन लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। दूसरा फॉर्मूला यूनिट होगा वर्क का, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ध्यान दो, लिखो मत, ध्यान। फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस तो है ही, तो अभी मास। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डी, बराबर है। फिर से देखो, एम वी, एम बाई टी लिखता हूँ, वी, फिर वी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू डी। तो आंसर क्या होगा अभी? मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस का मीटर इनटू मीटर, और टाइम का सेकंड इनटू सेकंड। तो यूनिट क्या आया पता है? ये आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट, समझा? तो न्यूटन के जगह पे क्या लिखना है अपने को? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक मीटर ये वाला मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, समझा? चलो यहाँ तक लिखो, ये डेरिवेशन बता दिया यूनिट का। देखो अभी एक्सेलरेशन का फॉर डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, तो v बाई टी होता है। तो इसके पहले फिर मेरे को वेलोसिटी का यूनिट चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होता है? d बाई टी। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, समझा? फिर यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो 1 अपॉन टी लिख दिया, वेलोसिटी को d अपॉन टी लिखूंगा, तो ये क्या होगा जी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबका यूनिट याद रखो, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, समझा ना? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, समझा? फोर्स का मैं बता दिया हूं यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो वर्क में सब आ रहा है ना, मास आ रहा है, एक्सेलरेशन आता है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फिर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम लिख रहा हूँ, फिर वेलोसिटी को डी बाई टी लिख रहा हूँ। तो ये सब फॉर्मूला याद कर लो। ए इक्वल टू वी बाई टी, इसका यूनिट ये v इक्वल टू डी बाई टी, याद कर लो, ये याद कर लो। चलो ये ऐड कर लो पॉइंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है? जो मैं पढ़ा दिया वही है, बस उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है न्यूटन है जी। तो पॉइंट वाइज बता देता हूँ मैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसको कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर। थर्ड में क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या आ जाएगा जी? तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, तो इसका न्यूटन इनटू मीटर, बराबर ना? फोर्थ पॉइंट देखिए, तो न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। वर्क का दूसरा यूनिट क्या है जी? जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो फिफ्थ में क्या है? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है? तो 1 न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड एज 1 जूल, तो लिख लो 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन, उल्टा ही लिख देता हूँ, सीधा ही लिखता हूँ। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज कॉल्ड 1 जूल, ठीक है? फिर अगर मैं डिफाइन करूं 1 जूल को, तो कैसे लिखेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल ऑफ
work is said to be done if 1 Newton force when acting on a body moves it by 1 meter in direction of force, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या है, किलो जूल। वक्त का दूसरा यूनिट क्या है, 1 किलो जूल। किलो मतलब होता है 10⁻3, तो 10⁻3 जूल होगा, समझा। मेगा मतलब क्या होता है, 1 मेगा जूल मतलब 10⁻6। हेलो, ध्यान दो, बात नहीं करो। मेगा मतलब 10⁻6 होता है पावर। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। पॉज करो। हेलो, हाइट वाले हाइट चेक 1 2 3 देखें यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर फोर्स को मैं केजीएफ में मेजर करूं, जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू, अगर मैं 1 केजीएफ लिखूं, केजीएफ मूवी आया था ना तो 1 केजीएफ मतलब क्या है तुम्हारा, 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 kgf इंटू 1 मीटर कितना आएगा जी, 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो ये कितना आएगा, 9.8 न्यूटन मीटर मतलब 9.8 जूल। समझा, समझा गया। .8 न्यूटन मीटर, याद क्लियर ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी। एनर्जी के बारे में फिर से, एनर्जी के बारे में अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो देखो, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। तो कोई भी बॉडी के ऊपर काम करते हो तो एनर्जी बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होता है चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो, व्हेन work is done on a body its energy increases। ठीक है, इन अदर वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो दूसरा पॉइंट क्या है, वर्क done on body is stored in the form of energy। ठीक है, अगर बॉडी काम करेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, देखो सिंपल है, कभी सुन लो पहले। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जिसको बोला है बॉडी यहाँ पे, तो इसके ऊपर अगर मैं वर्क करूंगा तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी काम करेगा, ऐसा एरो रहेगा, ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे मैं बॉडी हूं, मैं काम करूंगा तो मेरा एनर्जी कम होगा ना, और मेरे को तुम धक्का उक्का मारोगे तो मेरा एनर्जी बढ़ जाएगा ना, चार्ज हो जाऊंगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ, समझा ना। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट जो होता है वो एनर्जी ही होता है, तो लिख लो वर्क डन ऑन अ बॉडी
in changing its state is said to be energy possessed. By body. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या? ठीक है। तो अभी देखो यूनिट ऑफ एनर्जी चालू किया। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज वर्क, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। तो क्या बोलता है कि जो यूनिट वर्क का होगा जी, वही यूनिट एनर्जी का होगा, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या था? जूल, 1 जूल, ठीक है। उसी तरह से 1 एनर्जी का यूनिट क्या आएगा फिर? जूल। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, बराबर है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे देख लो। अ बॉडी इज said to possesses an energy of 1 joule, ठीक है। if it can do 1 joule of work, or if 1 joule work is done, on it, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के एनर्जी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ना अपने को मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मस्कुलर फोर्स लगाने के बाद जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका डिफिनेशन भी लिख लो। द एनर्जी possessed by a body, सर इसे थोड़ा स्लो कर दो। okay, due to its state of rest or state of motion is called मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो 2 टाइप्स के मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और मूव जो करता है बॉडी उसको हम लोग ग्रेविटेशनल या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डिफिनेशन क्या आएगा? द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or position is called potential energy or potential energy, ठीक है। दूसरा क्या है जी? पोजीशन के कारण जो होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो इलास्टिक एनर्जी हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ।